स्टूडेंट हमने पिछले लेसन में जो है गणितीयता को शुरू किया था। इस लेसन में हम गणितीयता के कुछ और प्रमेय करेंगे हल। अब देखें, गणितीयता में हमने पढ़ा था कि एक गणनीय समुच्चय का उपसमुच्चय गणनीय होता है। इस प्रमेय को हमने प्रूव किया। इसके बाद दो तीन प्रमेय और हैं जो अक्सर आया करती हैं। एक परिमित में एक गणनीय समुच्चय का संगणनीय होता है। हमें ये प्रूव करना है कि एक समुच्चय जो है परिमित है और दूसरा गणनीय है, तो उसका जो यूनियन होगा वो गणनीय होता है। तो देखें, इसमें जो है आपके दो केस बनेंगे। कैसे कि अगर ये आपने दो सेट ले लिए, ए तो परिमित है और बी गणनीय है। तो जब बी परिमित है, अगर आपका बी जो गणनीय है, गणनीय दो तरह से हो सकता है। एक तो परिमित हो सकता है और एक मतलब अपरिमित गणनीय हो सकता है। अगर बी परिमित है तो आपका जो ए भी परिमित है और बी भी परिमित है, तो ए यूनियन बी परिमित होने के कारण क्या हो जाएगा, गणनीय हो जाएगा। सेकंड केस, जब बी केवल गणनीय है, मतलब परिमित नहीं है, वो गणनीय है, यानी अपरिमित गणनीय है उसका मतलब। तो अब इसमें दो केस आप बन सकते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो और दोनों में कुछ पॉइंट्स जो है आपके ओवेनेस्ट हो। तो पहला हम लेते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, रिक्त है। तो देखो, ए को तो आप परिमित है, तो ए से लेके एम तक के हम जमा लिया उसे। बी में आपके अनंत अवयव में अपरिमित है, तो उसको भी हमने ऐसे जमाया। अब इन दोनों का यूनियन जो निकालेंगे हम, तो ए से वन से लेके एम तक और फिर बी वन से लेके एन और इससे आगे ऐसे चलते रहेंगे। अगर हम एक फलन परिभाषित करें इस प्रकार, कैसे? देखो, आपके ए और बी बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो पहले हमने ए के अवयवों को यहाँ तक जमाया, ए एम तक, और फिर इसके बाद एम प्लस वन वे नंबर से एम वे नंबर तक तो ए ही है, और एम प्लस वन वे नंबर से बी शुरू हो जाते हैं। एक प्रतिचित्र निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं कि फंक्शन आपका एन से यूनियन ए यूनियन बी तक है। आपका फंक्शन एन से लेके ए यूनियन बी तक है। कैसा है देखें। अब देखो, फंक्शन आपका एक्स बराबर है आपका ए एन वी एन माइनस एन। कब ए एन कब होगा? जब आपका एन का मान एम तक है। तो देखो, आप देख रहे हैं एन का मान यदि एम तक है तो ये आपका आएगा ए लग के आएगा। लेकिन एन का मान एम से ज्यादा होने पर आपका आएगा बी एन माइनस एन। जैसे आपका एम प्लस वन ले यहाँ एन का मान, तो एन का मान एम प्लस वन लेंगे यहाँ, और यहाँ यहाँ जो है एम घट जाएगा तो आपका आएगा बी वन, यानी एम घट के आएगा बी में से। क्यों? आप देखो बी का सीक्वेंस क्या है, बी का सीक्वेंस एम के बाद आता है, यानी बी जो बी वन है वो एम प्लस वन वे नंबर पे है। तो यानी बी का जो सीक्वेंस लग के आएगा उसमें से एम घट के आएगा। यानी आप जो ये जो बी का नंबर है, सफिक्स वाली से बी वन लग रहा है, लेकिन इसका क्रम जो है वो एन प्लस वन वे नंबर पे है। तो इसलिए बी में से बी का जो क्रम है एन, उसमें से एम घट रहा है। अब ये जो फंक्शन है वो एक एक या अच्छा तक है, इसलिए आपका ए यूनियन बी जो है वो नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन है, मतलब थोड़ा बहुत कॉमन है और वो फाई नहीं है, कुल मिला के ए इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है, तो क्या होगा आपका कि बी डैश जो निकाल रहे हैं हम एक सेट परिभाषित करेंगे कि बी में से ए और बी के कॉमन अवयवों को हम निकाल देते हैं, तब आपका बी डैश प्राप्त होगा। यानी बी में से हम ए और बी के कॉमन को हम निकाल देते हैं, तो बी डैश बचेगा। ये जो है बी का सबसेट होगा, क्योंकि बी में से हमने ए और बी के कॉमन अवयवों को निकाल लिया, इसलिए ये बी का सबसेट है। बी डैश गणनीय है। बी डैश गणनीय क्यों है? गणनीय बी डैश गणनीय क्यों है? क्योंकि बी गणनीय है और उसका सबसेट है बी डैश। ठीक है ना? और ए से असंयुक्त है। देखो, अब आपने ए और बी में जो कॉमन थे वो आपने बी में से निकाल दिए, तो क्या होगा, आपका बी डैश जो है वो ए से असंयुक्त हो जाएगा, डिस्जॉइंट है, मतलब ए और बी अब बी डैश डिफरेंट है। तो अब ए में आपने क्या पढ़ा कि एक केस में कि अगर आपका एक सेट जो है वो असंयुक्त है बी से, तो वो उनका यूनियन जो गणनीय होता है, तो ए यूनियन बी डैश गणनीय हो जाएगा। अब ए यूनियन बी गणनीय हो जाएगा, क्योंकि बी डैश और ए का यूनियन
बी और ये एक यूनियन के बराबर है, क्योंकि आप देखो बी डैश में कौन से अवयव कम है, जो ए में है। अब यूनियन में ए से आए चाहे बी से आए अवयव, अगर ए से आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी डैश में कम अवयव जो थे वो किसके कम है, जो ए में है। तो अब ए यूनियन बी डैश जो है वो ए यूनियन बी के बराबर ही होगा। इसके बाद एक थ्योरम में छोटी सी कोरोलरी है, वो एक तरह से ऊपर में जेड प्लस गणनी होता है। जेड प्लस मतलब इसका है अऋणात्मक संख्या है जिसमें जीरो भी शामिल है, ठीक है ना। केवल जेड प्लस नहीं है, इसको वास्तव में जेड अऋणात्मक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं है उसमें। तो यानी पॉजिटिव संख्या जीरो दोनों है, तो हम जेड प्लस को ऐसे ले सकते हैं एन यूनियन जीरो। एन यूनियन जीरो का जो सेट है उसको, तो ये जो है गणनीय एवं परम समुच्चय का यूनियन है। एक एन गणनीय है, आपका एन गणनीय होता है, और जीरो जो है वो परम समुच्चय है। तो ये दोनों का यूनियन जो है गणनीय समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने प्रमेय पढ़ी है कि परम सेट और उस गणनीय समुच्चय दोनों का यूनियन गणनीय होता है। अब दो गणनीय समुच्चयों का संघ गणनीय होता है। अब ये देखो नई थ्योरी में कि ए और बी दोनों, देखो एक बात ये जान लें कि आप गणनीय समुच्चय में से सवाल अवश्य आता है, हर साल एक थ्योरी में आनी है आपके लिए। तो इसे ध्यान से पढ़ लें, और मुश्किल से दो तीन या चार ही थ्योरी में इनमें से आता रहता है, तो आप पढ़ें इसे थोड़ा सा। हाँ देखें फिर इसका प्रूफ, ए तथा बी दोनों परमित हैं। अगर आपके ए तथा बी दोनों परमित हैं तब आपके यूनियन बी परमित होने के कारण गणनीय हुआ। और यदि ए और बी में से एक परिमित है, एक एक आप गणनीय है दूसरा, तो आप क्या हो जाएगा, आपने जो इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो ये यूनियन है बी है वो आप गणनीय होगा। तो हम थर्ड केस में जो है विचार करेंगे जहां पर ए और बी दोनों ही गणनीय है, मतलब अपरिमित गणनीय है। इसका मतलब जब हम केवल सिंगल गणनीय कह रहे हैं तो वो अपरिमित गणनीय है, नहीं तो वो परिमित होता है, परिमित गणनीय। तो अब अगर हम केवल गणनीय कह रहे हैं तो ए और बी अपरिमित गणनीय है, ठीक है। ए आपका A1 A2 AN ऐसे हमने लिख लिया अनंत तक, और B1 से लेके ऐसे। अब हम देखो यूनियन को ऐसे जमाएंगे, A1 B1 A2 B2 इस प्रकार। तो एक फलन हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले आप देखें ए जो है आपका विषम स्थानों पे है, बी आपका सम स्थानों पे है। तो देखो ए जो है वो विषम स्थानों पर आएगा, तो यदि आपका एन विषम है तो ए में सफिक्स लग के आएगा। कैसे, एन प्लस वन बटे दो, यदि एन का मान विषम है। कैसे, एन का मान एक है तो एक और एक दो, और दो में दो को भाग दें तो एक। एन विषम है तो आपका ए आएगा, और बी कब आएगा, जब एन सम है, ठीक है। इस तरह का जो फंक्शन है वो आपका एक एक या अच्छा तक है, एक एक या अच्छा तक फलन है ये। अगर एक एक या अच्छा तक है तो आपको ये यूनिट भी कैसा हो गया, गणनीय हो गया। अब ये तो आपने दो के लिए प्रूव किया, इसी प्रकार आप तीन के लिए कर सकते हैं, चार के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप कितने ही समुच्चयों के लिए आप गणनीय समुच्चयों के अगर आपने ऐसे बहुत सारे समुच्चय ले लिए, गणनीय समुच्चय ले लिए, अगर आपने जैसे है 1000 2000 मतलब आप गणनीय समुच्चयों का संग्रह ले सकते हैं। गणनीय संग्रह वो भी मतलब संग्रह में समुच्चयों का भी समुच्चय बनाओगे आप जो गणनीय है, यानी गणनीय संग्रह है। संग्रह मतलब समुच्चय, तो गणनीय समुच्चयों के गणनीय संग्रह का संघ भी गणनीय होता है। मतलब ये इससे प्रूव हो गया, आपने दो के लिए प्रूव कर रखा है। ऐसे हम बढ़ाते जाएं इसमें तीन चार, और ऐसे ही आपका भी प्रूव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप, गणनीय समुच्चय के गणनीय संग्रह का संघ भी गणनीय होता है। ये आपका परमेय संख्या को गणनीय सिद्ध करने में काम आता है स्टेटमेंट। सिद्ध कीजिए समस्त जो पूर्णांक है उनका समुच्चय गणनीय होता है। तो पूर्णांक जो है जेड, वो किस किस से मिलकर बना है, आपके जेड प्लस से मिलकर बना है, यानी जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, जेड माइनस से जिसमें सारे नेगेटिव नंबर है, और जीरो। तो ये क्या है, जेड जो आपका गणनीय समुच्चय का संख्या है तो ये गणनीय होगा, ठीक है। ये थ्योरम यदि आपको 5 नंबर की आती है तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वो थ्योरम मतलब प्रूव कर ले जो गणनीय समुच्चयों का यूनियन गणनीय होता है, फिर इसके बाद आप इसको लिख सकती हो। अब देखें एक थ्योरम सिद्ध कीजिए कि परमेय संख्याओं का समुच्चय गणनीय होता है। ये आई हुई थ्योरम है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो हम परमेय संख्याओं को तीन भाग में तोड़ते हैं, मतलब तीन सेट बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो क्यू प्लस, एक तो क्यू प्लस, एक क्यू माइनस, और एक जीरो। अब क्यू प्लस में कौन है, क्यू प्लस में आपके पूरी धनात्मक संख्या है क्यू प्लस। क्यू माइनस में ऋणात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्यू प्लस में आपकी पूरी धनात्मक संख्या। क्यू प्लस जो है आपका वो होगा ए क्यू का यूनियन। अब ए क्यू क्या है,
ए क्यू वे सभी परमेय संख्याएं जिनका हर क्यू है, ठीक है ना। तो क्यू प्लस जो है वो हमारा ए क्यू का यूनियन है, और ए क्यू में वो सभी परमेय संख्याएं जिनका हर क्यू है, ठीक है। ए क्यू में इस तरह से पी बटा क्यू, जहां पर पी आपका एन से है। तो हम एक फलन परिभाषित करते हैं ए क्यू से लेके एन, ए क्यू से ए एन पर। कैसा? ए क्यू में कैसे मेंबर है? पी बटा क्यू के टाइप के, और एन में आपके पी टाइप के हैं, तो पी और क्यू बराबर पी आएगा, ठीक है। ए क्यू से हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब आप देखें, ये जो फलन है वो एक एक ही अच्छा तक है, ठीक है। क्यों? आप देख रहे हैं जैसे जिस तरह से हमने इसको लिखा है ए क्यू को, उसमें आप देखो कि एक बटा क्यू, ए क्यू में देखा एक बटा क्यू, दो बटा क्यू, ये अगर आप नीचे से क्यू को हटा दें तो ऊपर क्या बन रहा है? पूरा एन बन रहा है। ए क्यू और एन दोनों के बीच में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है एफ, ये एक एक ही अच्छा तक है कि दोनों के बीच में संगतता है। तो Q प्लस जो है आपका, वो गणनीय समुच्चयों के गणनीय संग्रह का संघ है। आप देखो Q प्लस क्या माना है हमने? ए क्यू का यूनियन माना है, ए क्यू का यूनियन। और ए क्यू कितने? वो आपके गणनीय है, मतलब एन, एन के बराबर ही जितने एन में मेंबर है। तो आपका Q प्लस जो है गणनीय समुच्चयों का गणनीय संग्रह का संघ है, इसलिए वो गणनीय है। तो Q प्लस गणनीय। आप देखो Q प्लस और Q माइनस के बीच में आपकी एक एक ही संगतता है। कारण, एक एक संगतता मतलब मेंबर उनमें बराबर है। क्यू प्लस में जितने हैं उन्हीं का निगेटिव करेगा क्यू माइनस बन जाएगा, इसलिए उनके बीच में एक एक ही संगतता है। एक एक ही संगतता है तो क्यू प्लस गणनीय है, तो क्यू माइनस अब गणनीय हुआ, एक ही संगतता होने के कारण। और जो आपका जीरो से मिलकर सेट बना है वो परिमित होने के कारण आपका गणनीय है। तो क्यू प्लस और क्यू माइनस और क्यू जो आपका जीरो को गणनीय समुच्चयों का अब ये देखो क्यू जो है, आप क्यू प्लस क्यू माइनस जीरो का संग होगा, इन से तीनों सेटों का संग है, इसलिए आपका क्यू जो है वो क्या होगा? वो आपका गणनीय होगा। अब इसके बाद एक लास्ट थ्योरम जो है वो ये है कि दो गणनीय समुच्चयों का गुणन, अगर आप दो गणनीय समुच्चयों का गुणन कर देते हैं तो उनका गुणा जो है, गुणन के बाद जो सेट बनेगा वो गणनीय होता है। देखो, इसको प्रूव करने के लिए केवल आपको क्या करना है कि एन क्रॉस एन ज्ञात करना है, और एन क्रॉस एन को अगर आप गणनीय सिद्ध कर दोगे तो वो आपका जो जो भी सेट है और उनके क्रॉस का गण भी गणनीय होगा, जो क्रॉस के बाद गण आएगा मान आपका वो। देखो, एन क्रॉस एन इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे आपने ये ये आपने एक एक दो एक तीन एक चार ऐसे पेयर बना ली, फिर नीचे दो एक दो 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 तीन दो चार ऐसे, और आगे डॉट डॉट लगा दिए आपने यहाँ, और भी चलते रहेंगे ऐसे ऐसे, फिर आपने तीन पद नीचे लगा दिए सिर्फ। अब देखो, एन क्रॉस एन को हम इस प्रकार से अनुक्रम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? आप एक एक से दो एक पे आओ, ऐसे दो एक से फिर एक दो पे जाओ, फिर एक दो से एक तीन पे जाओ, फिर वापस ऐसे दो दो पे आओ, तीन एक पे, फिर तीन एक से तीन दो पे, फिर दो तीन और एक चार। इस तरह से आपने एक सीक्वेंस बना लिया, अनुक्रम बना लिया। और अनुक्रम क्या होता है आपका? अनुक्रम जो है एक एक ही संगतता होती है एन से, इसलिए अनुक्रम हमेशा जो है, अगर किसी समुच्चय को आपने अनुक्रम के रूप में जमा दिया तो वो एक तरह से गणनीय है, ठीक है ना। तो आपने एन क्रॉस एन को अनुक्रम के रूप में जमा दिया, ये तो ये गणनीय है। अगर आपने किसी भी सेट के पदों को, सेट के अवयवों को अनुक्रम के रूप में जमा दिया तो गणनीय होता है, तो इसलिए गणनीय है एन क्रॉस एन, ठीक है। ये आपकी अंतिम थ्योरम प्रूव हो गई।